अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हैं आप लोग? ओके, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीके के बारे में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ओके, तो क्या होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी? कल हमने वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। क्या होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, वालेकुम अस्सलाम बेटा, और डीके के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 लेक्चर हैं, 2 आवर की क्लास है। हम ये 2 चीज़ें इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। तो क्या होती है बेटा डायबिटिक नेफ्रोपैथी? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, होप सो यू विल बी फाइन। बाकी लोगों को भी बोल दें काइंडली ऑनलाइन हो जाएं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यस। क्या होता है बेटा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? ओके, ठीक है। ओके, किडनी नेफ्रॉन बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड देयर विल बी प्रोटीनूरिया। प्रोटीन प्रोटीनूरिया। इसके अलावा कोई अच्छी सी डेफिनेशन दे दें मुझे कि डायबिटिक की नेफ्रोपैथी होती क्या है? कीटोनूरिया, ये कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन द यूरन। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात कर रहे हैं बेटा। बेटा डीके की बात नहीं कर रहे हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की भी बात नहीं कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी की। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, होप सो यू विल बी फाइन एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हो जाए ऑनलाइन जल्दी से। फाइन बेटा, आप सुनाए कैसे हैं? जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाइपरग्लाइसीमिया किडनी को डैमेज करता है और प्रोटीनूरिया होता है, ठीक है बेटा। इतना काफ़ी नहीं है, मैंने कुछ चीज़ें और भी बताई थी,
लाइक कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, जेंजियल मैट्रिक्स के बारे में बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइंड करें ना, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी बेटा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। भाई एमएस पूछ रहा टुडे इंटरेस्ट कितनी है? ये रिप्लाई करना ना से वो आगे ना से उसको पता है लेना सकती। ओके, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अभी आप लोगों को नहीं पता चला कि व्हाट इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, व्हाट यू से? अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर आप लोगों ने नहीं दिया कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये हो सकती है, इस वजह से हो सकती है। सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ ही नहीं आई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही है। एनी हाउ आप डिफाइन करें डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, वेरी गुड, ठीक है बेटा, ज़बरदस्त, थैंक यू। पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक एल्ब्यूमिन आ सकती है यूरिन में, हाइपोप्रोटीनूरिया हो सकता है, प्रोटीनीमिया होता है प्रोटीनूरिया की वजह से, एग्जैक्टली, ठीक है। थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होना शुरू हो जाता है, डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेक्रो, ओके वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा होता है। ओके, तो डायबिटीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, डायबिटीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? यस बेटा, एग्जैक्टली, आपकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है। बाकी लोगों से भी ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि वो भी एक अच्छी सी डेफिनेशन दे दें। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास डिस्ट्रॉयड, ओके, मैंने बेटा ये भी बताया था कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास डिस्ट्रॉय, ये इसका उर्दू अगर करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाली। ओके बेटा, ये आपने एग्जैक्ट ठीक लिखा है, लेकिन आप ये साथ में ऐड कर लें कि रिस्पॉन्ड टू हार्मोन इंसुलिन इज इम्पेयर्ड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाता है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, ओके, वेल गुड, वेल वेल वेल, ठीक है। ग्लोमेरुलाई बेसमेंट में ब्रेन थिक हो जाती हैं, ग्लोमेरुलाई में स्मॉल नोड्यूल्स बन जाते हैं, ओके वेल, ठीक है। ओके, एट सम एक्सटेंट आप लोग सही बता रहे हैं, लेकिन ट्राई करें कि इससे ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश क्या करें, क्योंकि हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी 2 लेक्चर में कवर की है, आपको पता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, अगर बेटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और भी होती हैं। आप पहले ये चीज़ बताएं कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन नहीं होती। आप वर्डिंग चेंज कर लें काइंडली, मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट डिसऑर्डर्स ओनली, बेटा नहीं है, फैट, लिपिड, प्रोटीन,
प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी अल्टर्ड हो जाती है, फैट की मेटाबॉलिज्म भी अल्टर्ड हो जाती है। कम्युलेटिवली आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कार्बोहाइड्रेट का भी है, प्रोटीन का भी है और फैट्स का भी है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम मरियम बेटा। ओके, आप ओके वापस आ जाते हैं। टाइप 1 में क्या होता है बेटा? टाइप 1 के अंदर क्या होता है? जल्दी बताएं, उसके बाद हम डीके की तरफ जाने वाले हैं। अभी आपको मैं डीके की तरफ लेके जाने वाला हूँ। आप ये बताएं कि टाइप 1 के अंदर क्या होता है। अच्छा, ये बता दें कि टाइप 1 के अंदर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है या रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है टाइप 1 के अंदर? ओके, वेरी गुड, ठीक है। टाइप 1 के अंदर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है या एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन होता है? वेरी गुड, ठीक है। ओके, इस बात को आप मानते हैं। उसके साथ आप ये कह सकते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है या हाइपरग्लाइसीमिया होता है? ओके, वेरी गुड बेटा, ठीक है। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है और साथ में हाइपोग्लाइसीमिया होता है या हाइपरग्लाइसीमिया होता है? ओके, वेल एग्जैक्टली, बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये बता रहे हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ओके, अब ये बताएं कि हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड के अंदर होता है या सेल के अंदर होता है? ओके, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, अब ये बता दें, ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है या हाइपोग्लाइसीमिया होता है? ओके, हाइपरग्लाइसीमिया होता है बेटा। ब्लड की अगर हम बात करें, ओके, आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। हम ये डिस्कस कर रहे थे बेटा कि अगर ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी। सेल के अंदर जब ग्लूकोज नहीं जाएगी तो सेल के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा। बेटा अपने पेज रिफ्रेश कर लें अगर आवाज़ नहीं आ रही तो। अब हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ लेके जाना है आपको। वापस आ जाते हैं आवाज़ की तरफ। ओके, मैंने ये बताया बेटा कि डायबिटीज़ टाइप 1 की मेन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसके अंदर एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन होता है। एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन या एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन वो ब्लड जो कि हाइपरग्लाइसीमिक के नेचर होता है, वो अपनी ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं ट्रांसफ़र कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। तो सेल के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जब सेल के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो व्हाट डू यू थिंक, आपके माइंड में क्या आता है कि सेल अपना ग्लूकोज का लेवल किस तरह मेंटेन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि जो सेल है, इनसाइड द सेल हाइपोग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करता है, HYPO, हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो सेल है वो अपनी रिक्वायरमेंट या अपना ग्लूकोज का लेवल किस तरह मेंटेन करता है? डू यू थिंक कि सेल के अंदर फैट होती है? डू यू थिंक कि वहाँ पे सेल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के, वेरी गुड, ठीक है। अब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ओके, एग्जैक्टली, बात डीके की आपको बड़ी अच्छी समझ आने वाली है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है।
तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन पड़ी होती है, फैट पड़ी होती है। तो डू यू थिंक कि प्रोटीन और फैट की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी? डेफिनेटली। अगर वहाँ पे फैट और प्रोटीन की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये करवा कौन रहा होता है? कार्टिसोल करवा रहा होता है। एक हार्मोन है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकाइड, और ग्लूकोकॉर्टिकाइड क्या करवाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है। ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल्स को अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से फॉर्मेशन कर रहा होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, अगर सपोज किसी ये एग्जैक्टली ठीक है, वापस आ जाए, अगेन वापस आ जाते हैं हम कि ये जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं इसमें यूटिलाइजेशन किसकी हो रही होती है? अब ये बता दें कि जब जब आप ग्लूकोज, जब इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है, इंसुलिन मिल नहीं रही होती, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कह रहा हूँ, प्रोटीन की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, फैट की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। जब फैट की ब्रेक डाउन होती है तो उस प्रोसेस को लिपोलाइसिस कहा जाता है। फैट और प्रोटीन की एग्जैक्टली बेटा, ठीक है। अब जब फैट की ब्रेक डाउन हो रही होती है, जब इंसुलिन नहीं होती, इंसुलिन ना होने की वजह से जो सेल हैं उनके अंदर लिपोलाइसिस का प्रोसेस होता है और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज के अंदर प्रोटीन्स आती हैं, जिसके अंदर फैट्स आते हैं, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स आते हैं। तो ये सारे यूटिलाइज हो रहे होते हैं ताकि सेल के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जा सके। लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल पूरा करने के लिए लिपोलाइसिस हो रही होती है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो जब लिपोलाइसिस होती है, फैट की ब्रेक डाउन होती है, तो उसके रिजल्ट में फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होना शुरू हो जाती हैं फ्रॉम द फैट सेल। फैट सेल से क्या होते हैं? फ्री फैटी एसिड रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने कीटो एसिडोसिस के बारे में डिस्कस करना है कि कीटोसिस कैसे होती है। क्वेश्चन ये है कि कीटोसिस कैसे होती है। सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है, दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो लिपिड्स पड़े होते हैं, ये जो फैट्स पड़े होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। फैट की ब्रेक डाउन रिलीज करती है फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम द फैट सेल्स। अब जब इंसुलिन नहीं होती तो उसके रिजल्ट में कीटोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है, एंड these free fatty acids are released from the fat cell and converted into ketones in the liver। तो लीवर के अंदर क्या होता है कि ये जो फैट फ्री फैटी सेल्स होते हैं या फ्री फैटी एसिड्स होती हैं, फैट सेल से रिलीज होने के बाद लीवर के अंदर जाते हैं, लीवर से ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बता दूं कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि वो पेशेंट्स जिनके अंदर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है उनको हम एक्सोजीनियस इंसुलिन दे रहे होते हैं। आपको पता है वो एक्सोजीनियस इंसुलिन क्यों दी जा रही होती है? एनीबॉडी नोज? यहाँ तक कीटोन्स प्रोडक्शन की समझ आ गई आपको कि कीटोन कैसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? आवाज़ आ रही है बेटा? फैट की ब्रेकडाउन या लिपोलाइसिस फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस करती है, और ये फ्री फैटी एसिड्स लीवर क्या करता है? इनको कीटोन्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक समझ आइए। और मैंने उस दिन ये आपको ये बताया था कि वो पेशेंट्स जिनके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उनको इन कीटोसिस से प्रिवेंट करने के लिए एक्सोजीनियस इंसुलिन दी जा रही होती है ताकि जो फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके अगेन बेटा बता देता हूँ, एग्जैक्टली वेरी गुड, कि कीटोसिस से प्रिवेंट करने के लिए उस पेशेंट्स को एक्सोजीनियस इंसुलिन दी जा रही होती है। ओके, हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कीटोएसिडोसिस कैसे होती है। ओके बेटा, दोबारा बता देता हूँ, डोंट वरी। लेकिन कल जब पूछूंगा तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए, और ये वाइवा का क्वेश्चन होता है और ये यूएचएस का क्वेश्चन है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कैसे होती है। ओके,
आप लोग 1 मिनट अपने माइंड में रिवाइंड करें कि अभी हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में जो डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये कहा है कि एब्सोल्यूट इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी होती है तो टाइप 1 की ये कॉम्प्लिकेशन है। इसमें हो क्या रहा होता है बेसिकली, कि जब हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। अब इस हाइपोग्लाइसीमिया को नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, लिपोलाइसिस का प्रोसेस होता है। जो फैट या प्रोटीन्स पड़ी होती हैं उनकी ब्रेकडाउन होना शुरू होती है। जब बेटा फैट की ब्रेकडाउन होती है तो उसको कहा जाता है लिपोलाइसिस। अब जैसे ही लिपोलाइसिस होएगी तो उसके रिजल्ट में फ्री फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये फ्री फैटी एसिड्स लीवर इनको कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इन कीटोन से प्रिवेंट करने के लिए या कीटोसिस से प्रिवेंट करने के लिए एक्सोजीनियस इंसुलिन दी जा रही होती है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर दो चीज़ें और भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वन इज़ हाइपोग्लाइसीमिया एंड अदर वन इज़ HHS, जिसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट HHS। ओके, ये दो कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इन दो कंडीशंस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्लाइड्स के ऊपर भी ऐसे ही मेंशन किया हुआ है। तो अभी कीटोएसिडोसिस की बात कर रहे थे तो मैं ये बता रहा था कि जब ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, अब ग्लूकोज के लेवल कम होने की तरफ आ जाएं कि कितना कम होता है, दैट एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो पहले हम बता रहे थे कि जब स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता है या सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है तो एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप उस ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कौन करवा रहा होता है? वो बेसिकली कॉर्टिसोल करवा रहा होता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन का नाम भी दिया जाता है, ग्लूकोन्यूजेनिक हार्मोन का भी नाम दिया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम भी दिया जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना शुरू कर देता है, जो इम्यूनिटी लेवल है उसको डिक्रीज करना शुरू कर देता है। लेकिन स्ट्रेस के लेवल को, जो स्ट्रेस लेवल में बेरिंग थ्रेशोल्ड है या बेरिंग कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करवा देता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये कीटोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, उसके साथ दो कंडीशन और एग्जिस्ट करना शुरू कर देती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया होता है। दूसरा, ये जो कीटोसिस होती है बेटा, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस लीड कर रही होती है। अब ये डीकेए के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल मोर देन 250 mg/dl हो जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और उसके साथ बाई कार्ब्स का भी है कि बाई कार्ब्स जो होते हैं लेस देन 50 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना शुरू हो जाती हैं। और साथ में जो पीएच है ये लेस देन 3.0 से कम होना शुरू हो जाती है, जो नॉर्मल 3.75 से 3.40 प्लस माइनस 5 है, और ये 3.0 से कम होना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम इसको हम ये कह देते हैं कि पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ओके, दोबारा बेटा बता देता हूँ। मैंने ये बताया कि बेटा जैसे ही कीटोसिस होना शुरू हो जाती है ना, कीटोन्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ दो कंडीशन और एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट हो रही होती है। मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट में पहली जो कंडीशन होती है डीके के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो कि ऑलरेडी हमने कहा है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। दूसरी कंडीशन बेटा मैंने ये बताई है कि कीटोन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, कीटोसिस हो रही होती है। तीसरी कंडीशन बेटा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होएगी? जब बाई कार्ब्स का लेवल लेस देन 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहना शुरू हो जाएगा, और जो पीएच है उसकी 7.3 से लेके 7.3 से कम होना शुरू हो जाएगी, जो कि नॉर्मल 7.45 प्लस माइनस 5 है। गॉट इट? ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट करना शुरू कर देती हैं। तो उस कंडीशन में हम ये कह देते हैं कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके अलावा साथ में जो कीटोन्स फॉर्मेशन हो रही होती है वो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, उन कंडीशन को कीटोनीमिया कहा जाता है। और
ये कीटोनीमिया जब कीटोन्स किडनी के अंदर जाते हैं तो वो कीटोन्स की यूरिन के अंदर भी इलिमिनेट आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कीटोनूरिया। बेटा 3 कंडीशन मैंने डिस्कस की हैं आप लोगों से। पहली जो कंडीशन मैंने बताई है कि हाइपरग्लाइसीमिया की होती है, उसके साथ कीटोसिस ऑलरेडी आपको बता दिया, कीटोसिस हो रही होती है। तीसरी कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की है। ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ओके, अब तीनों कंडीशन में क्या होता है कि कीटोसिस ऑलरेडी हो चुकी होती है, कीटोसिस कीटोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। कीटोन जब ब्लड के अंदर इंक्रीज होते हैं तो उसको कहा जाता है कीटोनीमिया, कि ब्लड के अंदर प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स। अब ये ब्लड जब किडनी की तरफ जाता है तो किडनी से क्या होता है कि किडनी से ये कीटोन्स इलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये कीटोन्स यूरिन के अंदर आते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है कीटोनूरिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है उसके अंदर ये कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरी कंडीशन कीटोसिस, तीसरी कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उसके साथ इंड्यूस क्या हो रही होती हैं कि जब कीटोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो कीटोनीमिया होना शुरू हो जाता है। कि कीटोनीमिया का मतलब है कि कीटोन का ब्लड के अंदर प्रेजेंट होना, और ये जब ब्लड किडनी की तरफ मूव करता है तो किडनी से जो कीटोन्स हैं वो एलिमिनेट होकर यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन को कीटोनूरिया कहा जाता है। हाँ ओके बेटा, 5:45 पे ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 से 4 कंडीशन सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो जब ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने कहा था कि हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होती है। और तीसरी कंडीशन, श्योर बेटा समझ आ गई है ना? इसमें कोई क्वेश्चन हो, अभी तक कोई क्वेश्चन हो जिसकी समझ ना आई हो तो काइंडली लेट मी नो। ओके, इसके साथ साथ और क्या हो रहा होता है बेटा, इंपॉर्टेंट और चीज़ें भी हैं, लाइक मैं आपको बता देता हूँ। अब बेटा 5:45 पे नमाज ब्रेक दे दूंगा, श्योर। ठीक है, ओके वेरी गुड, यहाँ तक अगर क्लियर है तो उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरी कंडीशन बेटा ये एग्जिस्ट कर रही होती है कि हाइपर ओस्मोलरिटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होना शुरू हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट अगेन बात है कि जब हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो हाइपर ग्लाइसीमिया क्या करता है, ओस्मोटिक डायूरेसिस काज करवाता है। ये हमने डायबिटीज़ में भी डिस्कस किया था कि जब ओस्मोटिक डायूरेसिस होना शुरू हो जाती है, ओस्मोटिक डायूरेसिस इन कंडीशन हाइपर मेटाबॉलिक, एग्जैक्टली बेटा 3 कंडीशन जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और कीटोसिस है, ये 3 कंडीशन होती हैं। एचएचएस की अगेन बेटा और बता देता हूँ, एचएचएस के बारे में अभी हमने डिस्कस करना है, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट के बारे में अभी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हाइपरग्लाइसीमिया होएगा ना, जो कि हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बात कर रहे थे, कि जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो ये ओस्मोटिक डायूरेसिस का असर होता है। ओस्मोटिक डायूरेसिस के रिजल्ट में क्या होता है कि हाइपर ओस्मोलरिटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर ब्लड हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो वाटर है उसकी शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है। अब ये जो वाटर शिफ्टिंग है इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो एल्डोस्टेरोन है ये सोडियम और वाटर को रिटेन कर रहा होता है। जब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट होएगा तो जो सोडियम है उसकी शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है। उस कंडीशन को एक इफेक्ट का नाम दिया गया था बुक के अंदर बेटा, उसका नाम था सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया। सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर कब एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हम एक अगेन डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि जब हाइपरग्लाइसीमिया होएगा तो दैट विल लीड टू ओस्मोटिक डायूरेसिस। जब ओस्मोटिक डायूरेसिस होएगी तो उसके रिजल्ट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं तो इसमें एक हाइपर ओस्मोलैलिटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि वाटर और पोटाशियम को इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में मूव करवा देता है। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट के सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया कैसे होता है। अगेन बेटा कि जब हाइपरग्लाइसीमिया होएगा दैट विल लीड टू ओस्मोटिक डायूरेसिस। ओस्मोटिक डायूरेसिस में क्या होगा
कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे और हाइपर ओस्मोलैलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया, ये क्या करवाएगा कि ये शिफ्ट करवाएगा वाटर और पोटाशियम को फ्रॉम द इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम होएगी ना, ये माइट बी लो हो सकती है, माइट बी नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि वाटर जो है ये क्या होता है कि मूव कर चुका होता है, वाटर की शिफ्टिंग हो चुकी होती है। तो उस वजह से उस कंडीशन में जो सोडियम का लेवल है वो डिक्रीज हो चुका होता है, इसलिए उसको कहा जाता है सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया। सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया की एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन इसके अंदर पोटाशियम लेवल नॉर्मल हो सकता है, एलिवेटेड हो सकता है, लेकिन जो सोडियम का लेवल है वो नॉर्मल या डिक्रीज होता है। सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया का मतलब ये है कि जो सोडियम का लेवल है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ वाटर, ड्यू टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन या इम्बैलेंस की वजह से, सोडियम का लेवल कम होने की वजह से उस कंडीशन को सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया का नाम दिया जाता है। बेटा पोटाशियम का लेवल नॉर्मल भी हो सकता है, बुक के अंदर मेंशन था, या एलिवेटेड भी हो सकता है, लेकिन टोटल पोटाशियम जो डिप्लीशन हो रही होती है पोलीयूरिया की फॉर्म में या वोमिटिंग की फॉर्म में, वो इंड्यूस्ड हो सकती है हाइपरक्लीमिया की वजह से। इंट्रा से एक्स्ट्रा बेटा जस्ट सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम डिक्रीज होएगा या नॉर्मल होएगा? डिक्रीज जब होता है तो उसको सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया का नाम दिया जाता है। इंट्रा से एक्स्ट्रा शिफ्ट करवाता है, बेटा क्या शिफ्ट करवाता है? क्वेश्चन की समझ नहीं आती कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो सोडियम होता है ना, इसकी कंसंट्रेशन लो होना शुरू हो जाती है और जो वाटर है वो इंट्रासेलुलर मूव करना शुरू कर देता है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो शिफ्ट होती है, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर जो शिफ्टिंग होती है, सोडियम और पोटाशियम विल बी बोथ रिमेनिंग। बेटा सोडियम और अच्छा बेटा सोडियम का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, पोटाशियम वाला ज़्यादा हो जाता है। हाइपर ओस्मोलैलिटी वाला पॉइंट अगेन बेटा बता देता हूँ, वेल ठीक है ओके। अच्छा पहले ज़्यादा हो जाता है उसके बाद इंक्रीज हो जाता है, ओके। बेटा जब वाटर इलिमिनेट हो जाता है ना, ओके, तो उसके रिजल्ट में एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि पोटाशियम का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। वैलिड पॉइंट है, मान लेते हैं आपकी बात, ऐसे हो सकता है बेटा, ठीक है। अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैंने ये बताया है कि जब हाइपरग्लाइसीमिया होएगा दैट विल लीड टू ए ऑस्मोटिक डायूरेसिस। अब जैसे ही ऑस्मोटिक डायूरेसिस होएगी तो यूरन सफिशिएंट अमाउंट में एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। जब यूरन एक्सेसिव अमाउंट में एलिमिनेट होएगा तो बॉडी के अंदर एक तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है। अब मैंने ये बताया था कि सोडियम रिटेन होना शुरू होता है लेकिन पोटेशियम 90% एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है। शिफ्टिंग किस चीज़ की होती है? वाटर और पोटाशियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट मूव कर जाता है। इंट्रासेलुलर से सोडियम और वाटर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर मूव करता है और जो एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब जब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है या डिल्यूशन का इफेक्ट होता है तो उस कंडीशन को सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया का नाम दिया जाता है। और साथ में जो पोटाशियम का लेवल है वो एलिवेट हो जाता है, जैसे आप बता रहे थे कि आपकी मान जाता हूँ बात के लिए, लेकिन जो टोटल डिप्लीशन ऑफ पोटाशियम है वो माइट भी नॉर्मल भी हो सकती है। जब पॉलीयूरिया या ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में जो पोटाशियम है वो एलिमिनेट भी हो रहा होता है लेकिन माइट भी वो नॉर्मल रह रहे। लेकिन इसके बारे में अगेन मैं देखूंगा कि पोटाशियम का लेवल हाई होता है या नॉर्मल होता है, ये अगेन मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। इसके अलावा बेटा जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू एक्सेसिव कीटो एसिड्स जिनकी बफरिंग कार्बो बाई कार्ब साइन कर रहे होते हैं। और जैसे हमने पहले भी कहा है कि जो बाई कार्ब्स होते हैं उनका जो लेवल है वो लेस देन 15 मिली पर लीटर होना शुरू हो जाता है। तो बफरिंग की वजह से बफरिंग बाई कार्ब्स कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कीटो एसिडोसिस की वजह से हो रही होती है।
जिसके रिजल्ट में जो बाइकार्ब्स का लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और दिस विल लीड टू ए सवेयर कंडीशन ऑफ डीकेए, कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होना शुरू हो जाती है। अब 3 कंडीशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, पहली कंडीशन के हाइपरग्लाइसीमिया होएगा, दूसरी के बाद कीटोसिस होना शुरू हो जाएगी, और तीसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। और डीकेए के अंदर सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया की कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रही होती है। गॉट इट। ये 3 कंडीशन हमने डीकेए के बारे में अभी डिस्कस की हैं, और बाकी हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट अभी हमने डिस्कस करनी है। गॉट इट। तो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, और इसके बाद हमने इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने आपसे पूछना है कि अगर ये कंडीशन डीके के अंदर हो गई है, लाइक डिहाइड्रेशन, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो गए हैं, हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट है, कीटोसिस की स्टेज है, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, तो उसके रिजल्ट में साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये आप लोगों के माइंड में चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आप ब्रेक ले लें। Hyperosmosis, diuresis, osmotic diuresis, electrolyte imbalance with sodium and water move from the intracellular structure. ओके बेटा एग्जैक्टली, लेकिन ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा हीरा बेटा। एग्जैक्टली बेटा, ये ऐसे ही होता है जैसे आपने बताया, लेकिन जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है ये ओस्मोटिक डाययूरेसिस को लीड करता है, एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन आ रहा होता है, और उसके साथ क्या होता है कि जो वाटर है वो एलिमिनेट हो रहा होता है। तो वी कैन से कि जब वाटर एलिमिनेट होएगा तो वो डिहाइड्रेशन को भी लीड कर रहा होता है। गॉट इट। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो हाइपर ओस्मोलैलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि वाटर और जो पोटाशियम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में मूव कर जाता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। डिक्रीज क्यों होएगी? क्योंकि इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की शिफ्टिंग हो चुकी है। उस कंडीशन को सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया कहा जाता है। ठीक है, ओके, सी यू इंशाल्लाह एट 6 PM, एक्जैक्टली 6 PM न्यू लिंक से बेटा ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप ब्रेक ले लें नमाज के लिए, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, पता चल गया है ना? अब इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, वेल।